Saurabh, shall we start? Yes, sir. Okay. Good morning, friends. So जिस ढंग से हम एवरी मंथ एक सेशन रखते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं सीजनैलिटी एंड रेशियो। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेबिनार ऑन मंथ बेसिस ये है कि हम सीजनैलिटी को देखते हुए और रेशियो को देखते हुए नेक्स्ट मंथ के लिए हम हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। देखिए, एक चीज सिंपल आप समझ के चलिए कि जब आप कमोडिटी में काम करते हैं तो सीजनैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। टेक एग्जांपल दिवाली। तो आप समझिए दिवाली अक्टूबर और नवंबर में ही आती है, अप्रैल मई में नहीं आती है। और इंडिया जैसे गोल्ड में सबसे बड़ा बायर है, तो सीजनैलिटी को देखते हुए, दिवाली को देखते हुए हमें भी पता है कि जनवरी में हम लोग बाइंग नहीं करेंगे गोल्ड। हम कब करेंगे? दिवाली से कुछ दिन पहले। तो ये सीजनैलिटी फैक्टर एग्री में भी हो चाहे नॉन एग्री हो, सभी कमोडिटी में वर्क करती है। ओवरऑल सीजनैलिटी का ऑब्जेक्टिव है कि हम पास्ट 10 सालों में मार्केट में क्या ट्रेंड रहा है। नो डाउट कुछ चेंजेस भी होती है। टेक एग्जांपल ऑफ कोविड। नो वन इन लास्ट 100 इयर्स ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट किया हो कि भाई कोविड आएगा और उसकी वजह से इंपैक्ट होगा। लास्ट ईयर हमने लॉकडाउन होते हुए देखा, बट नाउ वी आर इन अप्रैल, लॉकडाउन नहीं है क्योंकि इकोनॉमी को भी देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीजनैलिटी से हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ऐसा फेस्टिवल या ऐसा कुछ इवेंट हुआ था पास्ट में, तो उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे क्या पड़ा था, और एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरे एक साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, कि आगे का ट्रेंड कैसे रहेगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद सीजनैलिटी इन कमोडिटी मार्केट एंड हाउ यू कैन यूज सीजनैलिटी इन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। माय नेम इज अजय केडिया एंड माय कंपनी नेम इज केडिया एडवाइजरी। हम पिछले 17-18 साल से कमोडिटी मार्केट के अंदर हमारे जो भी व्यूज है वो रख रहे हैं। हमारे जितने भी व्यूज है वो प्रिंट मीडिया और लाइव मीडिया में आप देख सकते हैं। ये जो सेशन रखा है ये एक एजुकेशनल सेशन है, ना कि कोई हम ओवरव्यू ज्यादा बता रहे हैं। हम एक सीजनैलिटी बताना चाहते हैं और रेशियो बताना चाहते हैं जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस पे आपको हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइजेस ट्रेंड टू रिजल्ट फ्रॉम एनुअल ग्रोइंग साइकिल। हमें पता है कुछ कमोडिटीज है, सोइंग होती है, देन ग्रोथ होता है, देन हार्वेस्टिंग होता है, तो उसके हिसाब से प्राइजेस मूव करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पिछले 8-10 सालों में क्या सीजनैलिटी रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम हमारा व्यू लेकर बना सकते हैं कि आगे प्राइजेस कैसे मूव करेंगे। लेट इट बी एग्री कमोडिटी, लेट इट बी नॉन एग्री कमोडिटी, एवरीथिंग सबका एक सिनेरियो सेम रहता है ऑलमोस्ट। कुछ फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में हम जानते हैं कि अगर यूएस के अंदर, गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर कोई भी तूफान आएगा उसका इंपैक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर सीवियर ड्रॉप हो जाएगा या बर्फ पड़ेगी उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। टेक एग्जांपल कि फरवरी में टेक्सास के अंदर काफी बर्फ पड़ी थी, जिसके चलते नेचुरल गैस और क्रूड के प्राइसेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि जितने भी आउटपुट्स है उसमें कटौती आना चालू हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि इससे पहले के सालों में भी ऐसा कुछ इवेंट हुआ था तो क्या इंपैक्ट पड़ा था। तो सीजनैलिटी आपको हेल्प कर देती है कि मार्केट का ओवरव्यू कैसा रहता है, ऐसा कुछ इंपैक्ट अगर प्राइजेस में आता है तो। पहले हम लोग करेंसी की सीजनैलिटी देखते हैं, देन नॉन एग्री कमोडिटीज, देन हम एग्री कमोडिटीज का व्यू देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद करेंसी सीजनैलिटी। करेंसी के अंदर सबसे पहला है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर का अगर हम सीजनलिटी की बात करते हैं तो अप्रैल मंथ में 2011 से अभी तक आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आधे % की तेजी आते हुए दिखाई दी है। सरप्राइज आप ये देख लीजिए, मार्च महीने में हम ज्यादा करके गिरावट देखते हैं। नो डाउट 2020 के अंदर दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो टेक एग्जांपल ऑफ 2014, जहां पे हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर, आई थिंक, जस्ट अ मिनट, I can open my analogs, just a minute. हाँ, तो पिछले साल हमने थोड़ा सिनेरियो अलग देखा था बिकॉज ऑफ जो कोविड हुआ था, तो डिमांड डॉलर की बढ़ गई थी। बट इधर अगर आप देखेंगे 2014 में 3% की गिरावट
2016 में 3% की गिरावट, 2017 में 3% की गिरावट, वहीं 2019 में भी 3% की गिरावट। तो ऑलमोस्ट ये था कि मार्च महीने में यूएसडी आईएनआर में गिरावट रहेगी और वैसा ही हुआ। ठीक है, 3% नहीं था तो 1% था, बट गिरावट थी। और वैसी सीजनैलिटी अगर फरवरी की देखोगे तो सरप्राइज, फरवरी में 2013 में 2.5% की तेजी, देन 2016 में 1% की तेजी, 2018 में 2.5% की तेजी, 2020 में, क्योंकि कोविड मार्च से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 2020 के स्टार्टिंग में भी हमने तेजी और उसी का रिप्लाई। तो कहीं ना कहीं सीजनलिटी इंपैक्ट करती है। तो 10 सालों में हमने देखा कि अप्रैल मंथ में 4 साल ही ऐसे थे जिसमें नेगेटिव था, अदरवाइज डॉलर में हमेशा तेजी। और आप देख रहे जिस ढंग से स्टिमुलस दिया गया है इकोनॉमी में, ये कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट कर रहा है। इक्विटी मार्केट में थोड़ा थोड़ा करेक्शन मोड लेना चालू हो रहा है, जिसकी वजह से भी रुपी में थोड़ी गिरावट दिख रही है और लग भी रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा 70 टू 40 50 के नीचे जा नहीं पा रहा है। तो आई थिंक लुकिंग टू दी सीजनैलिटी, लास्ट 10 साल में 4 साल ही ऐसा रहा है जो नेगेटिव रहा है, 6 साल हमने पॉजिटिव देखा है। इसी लेगेसी को लेते हुए हमें लगता है यूएसडी आईएनआर में एक कम से कम आधे परसेंट की तेजी रहेगी, और मे बी वी कैन सी लेवल ऑलरेडी 73-80 का लेवल देखा है, बट आई थिंक 74 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। तो लुकिंग टू दी सीजनैलिटी, यूएसडी आईएनआर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड with a positive bias. So buy on drop should be the strategy on USD INR. वहीं अगर हम ईरो आईएनआर की अगर बात करते हैं तो ईरो आईएनआर भी सरप्राइज है, करीबन 1.5% की तेजी रही है। आप देखिए 2011 में 4%, 2012 में 3.5%, 2013 में तेजी, मतलब ऑलमोस्ट सभी सालों में तेजी थी 2018 और 2020 को छोड़ते हुए। 2020 में हमने देखा था बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन, इसकी वजह से बाकी इकोनॉमी में प्रेशर था और डॉलर में हमने गेन्स आते हुए देखा था। बट इन ऑल अगर हम पूरे व्यू ले पिछले 8-10 सालों में, तो हमने ऑलवेज देखा है कि ईरो में तेजी, और ईरो में लग भी रहा है। आप ये देखिए सीजनैलिटी से पहले फरवरी में हमने ऑलमोस्ट 90 का लेवल छू चुका था, और 90 से अब कंटिन्यू प्राइजेस 86 की तरफ आ चुकी। तो इतने बड़ी गिरावट के बाद इनफैक्ट मार्च महीने में तो हमने 4% का फॉल देखा था। तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रेशर था मार्केट के अंदर, लेकिन अगर कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि अप्रैल में तेजी आती है, और हमने भी देखा है कि जो कोविड कंसर्न बना हुआ था वो अब कहीं ना कहीं काम डाउन हो रहा है यूरोप में। तो जब तक थोड़े टेक्निकल लेवल्स है जो हम अगले कुछ सेशंस में बताऊंगा मैं आपको, बट कहीं ना कहीं सैलॉन रैली तो दिखाई दे रहा है, बट सीजनलिटी देखकर लगता है कि कहीं पे भी एक अच्छा बेस बनाकर प्राइजेस उठने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहकर आप काम कीजिए हीरो आयरन में, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि मार्केट में बाउंस आ सकता है। वहीं जीबीपी की बात करें तो जीबीपी में भी सरप्राइज है। 2011 में देखिए 3%, 2012 में 5%, 2014 2%, 2015 5.5%। बड़ी तेजी जो आती है वो बहुत बड़ी तेजी आती है। और इनफैक्ट हमने देखा था फरवरी में 103 के ऊपर भी पाउंड निकल गया था, और अब गिरकर 100 के करीब, 150 के करीब आ चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ से अगर थोड़ा भी शॉर्ट कवरिंग आता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जंप वापस दे सकता है। इनिशियली अगर हम चार्ट देखेंगे तो सैलून जंप ही दिखाएगा, बट सीजनलिटी सजेस्ट कि जो तेजी रहेगी वो शार्प तेजी रहेगी, खाली ट्रिगर की जरूरत है। और ऐसा कोई ट्रिगर अगर मिल जाता है तो आई थिंक पाउंड में भी तेजी। और एक चीज देखो लॉजिकल समझ में आता है, क्या समझ में आता है, यूएसडी आईएनआर में तेजी दिखाई दे रहा है नो डाउट, बट ईरो जीबीपी तेज है, मतलब डॉलर में ज्यादा तेजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं डॉलर में हमने पिछले क्वार्टर के अंदर 88.50 से लेके ऑलमोस्ट 93.80 का लेवल देख चुके हैं। तो अगर कहीं पे भी डॉलर में गिरावट आती है तो थोड़ा बहुत रुपी का भी इंपैक्ट पड़ेगा नो डाउट, बट ईरो और पाउंड इनमें कहीं ना कहीं लग रहा है मार्केट के अंदर कि एक बाउंस दे सकता है। तो काफी क्रुशियल रहेगा अप्रैल मंथ, जिसके अंदर हमें ज्यादा करके लगता है कि अगर आप बाकी चार्ट्स देखेंगे तो सैलून रैली दिखेगा, बट सिग्नलिटी सरप्राइज कर सकती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो चैट विंडो ओपन कर दी गई है, आप चैट विंडो पे अपने सवाल डाल सकते हैं, मेरी टीम अवेलेबल है। अदरवाइज सेशन के अंत में हम Q&A के सेशन में आपके जो भी सवाल है वो ले सकते हैं। Now we'll move to last currency, that is JPY. JPY INR important है because एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड के साथ साथ ज्यादा चलती है। ये डॉलर में तेजी थी जिसकी वजह से हमने देखिए जनवरी फरवरी मार्च तीनों मंथ में हमने एक बड़ा करेक्शन मार्केट में आते हुए देखा था। हमने देखा 70 से मार्केट टूटते हुए ऑलमोस्ट 66 के नीचे जाते हुए भी देखा था। बट पिछले 10 सालों की बात करें तो 3 बार ऐसे रहे हैं जिसमें मार्केट में गिरावट रही है, बाकी टाइम पे हमने तेजी देखी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज नाउ सेफ हेवन बाइंग
मार्केट में एक्सपेक्टेड है। अगर सेफ हेवन बाइंग अगर मार्केट में आता है तो कहीं ना कहीं जेपीवाई को सपोर्ट मिल सकता है। और हमने देखा कि काफी कोविड प्रभावित जितने भी इकोनॉमीज है वहां पे स्टिमुलस या कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा लिया जा रहा है जो इकोनॉमी को सपोर्ट करे। तो आई थिंक बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटजी फॉर जेपीवाई लुकिंग टू दिस सीजनैलिटी। ऑलरेडी हमने काफी बड़ा प्राइस में इरोशन होते हुए देखा है। तो तीनों ही कमोडिटी में अगर मैं यूएसडीआर को एक बार छोड़ देता हूं तो ईरो जीबीपी जेपीवाई में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस इस बार सीजनैलिटी दिखा रही है। और यूएसडीआर में करेंसी इंपॉर्टेंट है, करेंसी के अंदर रुपया इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें लगता है थोड़ा वीकनेस दिखा सकता है। वॉट एवर द बेस्ट पीरियड हमने एंजॉय किया वो 2020 में एंजॉय किया। अब कहीं ना कहीं सेकेंड वेव का भी कंसर्न इंडिया पे है और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अप्रैल मंथ में दिखेगा। अगर रुपये में थोड़ी और गिरावट बढ़ जाती है तो यूएसडीआर में थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, बट ओवरऑल डॉलर कहीं पे भी थमता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ईरो जीबीपी जेपीवाई तीनों में ही तेजी दिखाई दे रही है। नाउ विल मूव टू कमोडिटी क्विकली। अगर आपको कोई भी कमोडिटी करेंसी पे डाउट है तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। सेशन के अंत पे हम क्यूएनए में लेंगे। लिंक हमने शेयर कर दी है। नाउ विल स्टार्ट विद कमोडिटी। कमोडिटी में सबसे पहली कमोडिटी है गोल्ड। और देखिए काफी सरप्राइज है गोल्ड के लिए। आप मार्च मंथ का सीजनलिटी देखिए। 2011 में 1% की गिरावट, 2012 में 2% की तेजी, लेकिन उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 कंटिन्यू हमने बारीक गिरावट देखी। और 18 में थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की, 19 और 21 में फिर से गिरावट देखी, 20 में थोड़ी रिकवर। बट इन ऑल अगर हम देखें तो 0.2% करीबन 1.5% की गिरावट मार्च में देखी थी और उसी के लिहाजा करीबन 1.5 से 0.2% की गिरावट हमने मार्च में देखी। बट सरप्राइज अप्रैल मंथ आप देखिए, अप्रैल 2011 10%, 2012 2%, लेकिन 13 में हमने बड़ा फॉल देखा। कारण हमें पता है इंपोर्ट ड्यूटी पे जो इजाफा हुआ था, उसके बाद हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक गिरावट देखी थी। बट उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 कंटिन्यू अप्रैल में थी। ये कैसा कन्वर्शन? सीजनलिटी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ही है कि देखिए मार्च में बड़ी गिरावट दिखा रहे बट अप्रैल में तेजी है। एवरेज 2.5% की तेजी। और इसका हमने मोमेंट ऑलरेडी हमने चार्ट्स पे आते हुए देखा। गोल्ड डबल बॉटम इंटरनेशनल में बनाते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पे 1670 का लेवल जो प्रीवियसली टच किया था उसको तोड़ा नहीं और प्राइसेस 1720 के ऊपर आके क्लोज हुए हैं। एमसीएक्स पे भी हम देखें तो प्राइजेस ने 45,000 का लेवल रीगेन कर लिया, इनफैक्ट 45,300, क्योंकि इससे पहले का जो हाई था 45,290 का लेवल था, तो 45,300 के ऊपर निकल चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अप्रैल मंथ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वेडिंग सीजन चालू हो चुकी है, अक्षय तृतीया की भी डिमांड है और सभी जगह पे लोअर प्राइस जिस से भाव हमने 21% की गिरावट देख ली है। अगर हम अगस्त से बात करें तो ऑलमोस्ट 21% सस्ता मिल रहा है, तो धीरे धीरे बाइंग वापस चालू हो चुकी है। तो सीजनलिटी भी इसको सपोर्ट करती है। तो बिल्कुल अप्रैल मंथ में गोल्ड को लेके चलिए, आपको अच्छा सरप्राइज मिलेगा पॉजिटिव साइड में। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में आप देखिए कि अगर मार्च मंथ में देखें तो एवरेज हमने हमेशा गिरावट भरा ही देखा है। उसी के लिहाजा 2021 में भी 5% की गिरावट, इनफैक्ट अब पिछले 3 साल ऐसे हो गए हैं जहां पे हमने मोर देन 5% की गिरावट आते हुए देखी है। 2019 में 5%, 2020 के अंदर करीबन 10% की गिरावट थी। वो एक ऑल ऑफ अ सडन मोमेंट था बिकॉज ऑफ कोविड। देन प्राइजेस ने 2021 में भी गिरावट दिखाई। तो काफी बड़ी गिरावट के बाद अब मार्केट अपने आप को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस सीजनलिटी से अपना ओवरव्यू निकाल के चलिए। तो मई मंथ में अगर हम देखें तो मई में नो डाउट 2021, 2011, 12, 13, 14 में गिरावट थी, क्योंकि हम जानते हैं 2008 से 11 तक बड़ी भयंकर तेजी थी जहां पे हमने 75,000 का लेवल छुआ था। उसके बाद मार्केट में गिरावट था, लेकिन 2015 में 5%, बट फिर से गिरावट आई। बट पिछले 2-3 सालों के अंदर प्राइजेस में एक अच्छी खासी रैली बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अप्रैल मंथ की अगर हम बात करें तो आई थिंक सीजनलिटी भी 2% की तेजी दिखा रही है और लग भी रहा है जिस ढंग से प्राइजेस में इंटरनेशनल में $23 के करीब का सपोर्ट लेके उठा है, तो सोने और चांदी दोनों हैंड इन हैंड लग रहा है। और डॉलर इंडेक्स में अगर थोड़ा भी पुल बैक मिलता है, एक और चीज है, आप कोई भी कमोडिटी को कोरिलेशन से देखिए, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखोगे तो ईरो जीबीपी ये भी तेज हो रहा है। अगर ये दोनों तेज हो जाते हैं मतलब डॉलर में गिरावट, और डॉलर की गिरावट मतलब सोने चांदी में तेजी, और इतने बड़ी गिरावट के बाद लग भी रहा है तेजी। तो कहीं ना कहीं सारे सेंटीमेंट जो दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव के दिखा रहे हैं और अच्छी बड़ी तेजी के पॉजिटिव। ऑलमोस्ट 2% की तेजी चांदी में दिखा रही है
और वहीं गोल्ड की बात करें तो 2.25% की ऑन एंड एवरेज हम पकड़ सकते हैं 1.5 से 2% की तेजी ओवरऑल इन मंथ ऑन मंथ अगर हम देखें तो सोने चांदी में मिलना चाहिए। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, अगली कमोडिटी है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की अगर हम बात करके चलते हैं तो क्रूड काफी इंपॉर्टेंट है और आप देखिए चार्ट पे सीजनलिटी में नवंबर मंथ से देखिए सीजनलिटी के साथ साथ आपको करंट इवेंट भी देखने हैं। तो नवंबर मंथ में 25% की तेजी, दिसंबर में 6% की तेजी, जनवरी में 8, फरवरी में 20 और मार्च में हमने फिर से गिरावट देखी। गिरावट का कारण क्या था? गिरावट का कारण था प्रोजेक्शंस में अब कमी आना चालू हो चुकी है। यूके में जिस ढंग से सेकेंड राउंड ऑफ लॉकडाउन हुए, इससे इंपैक्ट पड़ा। ओपेक के नेशंस ने भी हमने देखा कि मार्च तक तो कटौती रखी थी, बट अटकलें लगाई जा रही थी कि अप्रैल से वापस प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईरान का भी प्रोडक्शन बढ़ के मार्केट में आना चालू हो चुका है, जिसके चलते और टेक्निकली भी लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 3300 वाली कमोडिटी कम से कम 5000 का लेवल छू चुकी थी, तो एक करेक्शन लग रहा था, तो हमने मार्च में दिखा दिया। और मार्च में अगर आप 2020 को अगर छोड़ दो तो ज्यादा करके तो तेजी का ही रुख था, तो हमने इनिशियली बड़ी तेजी देखी थी और हफ्ता 10 दिन के अंदर वापस रिवर्ट होते हुए देखा। लेकिन अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ काफी बहुत बढ़िया रहा है, चाहे हम 11-12 की तेजी की बात कर ले या 15-16 की तेजी की बात कर ले, 18-19 की भी बात कर ले, तो मतलब 2 साल तेजी का फिर मंदी, फिर 2 साल तेजी के फिर मंदी, फिर 2 साल तेजी के फिर मंदी। तो 2020 की मंदी के बाद 2021 हमें लगता है कि ये तेजी भरा रह सकता है। ऑलरेडी स्विस कैनाल वाला न्यूज था, वो भी प्राइजेस में इंपैक्ट कर चुका है। साथ में कोरोना कंसर्न जो था उसकी वजह से प्राइजेस में करेक्शन था, वो भी कर चुका है। नो डाउट वॉलेटिलिटी चार्ट्स पे ज्यादा है, जो मैं आपको अगले रेशियो वाले चार्ट्स में दिखाऊंगा। मे बी इनिशियली प्राइजेस में गिरावट आ जाए, जो 41, 41, 50 का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। सीजनलिटी शोज कि अप्रैल मई जून में हमेशा तेजी रहती है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि हायर प्राइजेस की वजह से जो आउटपुट फरवरी में कट हुए थे, बिकॉज टेक्सास के अंदर जो बर्फबारी हुई थी, उसके चलते हमें लगता है कि अब हायर प्राइस को कैप्चर करने के लिए आउटपुट बढ़ेगा, जो इनिशियली तो गिरावट रखेगा, बट आगे जाके प्राइजेस को वापस सपोर्ट लेगा, क्योंकि अदर इवेंट जो है वो क्रूड सपोर्ट करेगा। तो सीजनलिटी इन शॉर्ट तेजी का बता रहा है, बट अदर फंडामेंटल ज्यादा तेजी के नहीं है। तो बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटेजी, बिकॉज डिमांड कंसर्न कोविड को लेकर बना हुआ है, बट सीजनलिटी पॉजिटिव है, तो वी वोंट बी मोर एग्रेसिव सेलिंग। एग्रेसिव सेलिंग नहीं रखना है, बाय ऑन ड्रॉप स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इनिशियली प्राइजेस में गिरावट रहेगी, बट जहां पे भी प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक करके निकलते रहिए। अगली कमोडिटी है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का सरप्राइज है कि 10 के 10 सालों में, खाली 2019 को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी सालों में, क्योंकि 2010 से भी हमने देखा था इसके अंदर, तो ऑलमोस्ट सब में तेजी आई है और बड़ी तेजी आई है। आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 कंटिन्यू वन साइड तेजी। और जबकि देखिए मार्च मंथ में देखिए आपको मंदी भी दिखेगी और हमारे इधर भी रिफ्लेक्शन दिखा है, लेकिन अप्रैल महीना ऐसा रहा है जिसमें हमेशा तेजी रही है 2019 को छोड़कर। 2019 में गिरावट का कुछ और कारण था, क्योंकि ऑलरेडी हमने 200 300 के लेवल छूने के बाद प्राइजेस में कंटिन्यू कैस्केडिंग गिरावट ही देखा था, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट था प्राइजेस में। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो बड़ी तेजी के रुख बना सकती है नेचुरल गैस। प्राइजेस के अंदर भी हमने देखा कि नीचे में 174 175 का लो मारने के बाद प्राइजेस रिकवर कर गई, 190 के करीब प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके चलिए, सीजनलिटी बहुत स्ट्रांग दिखा रही है और यहाँ पे हमें लगता है कि ये तेजी कायम रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शंस में हमने देखा था लास्ट ईयर जब प्राइजेस ने 110 115 के आसपास का भाव छुआ था, एट दैट टाइम हुआ क्या, काफी प्रोड्यूसर्स ने अपने प्रोडक्शन को शट डाउन कर दिया था, और वो कहीं ना कहीं इस बार इंपैक्ट करेगा। और सीजनलिटी भी देखिए अप्रैल मई जून तीनों ही महीने हमेशा तेजी के रहे हैं। तो थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके चलिए, 198 का लेवल तोड़ता है या 200 का लेवल रिगेन कर लेता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी का रुख बना सकता है, और ये अप्रैल मई जून 3 महीने तक चलेगा। तो जो भी इस बार हमें डीप मिलता है उसमें आप जमा करना चालू कीजिए सीजनलिटी को देखते हुए, जो कहीं ना कहीं आपको अगले 3 महीने तक नेचुरल गैस में तेजी दिखा सकता है। ध्यान रखिए, इस चीज को नोट करना। क्रूड और नेचुरल गैस के रेशियो वाले चार्ट में हम देखेंगे वो क्या दिखाता है। नाउ बेस मेटल के अंदर हम स्टार्ट करते हैं कॉपर से। कॉपर की सीजनलिटी देखें तो 10 साल में 4 साल नेगेटिव रहा है। पिछले साल कोविड की वजह से हमने देखा अप्रैल ऑनवर्ड जो इकोनॉमी के अंदर स्टिमुलस दिया जा रहा था, जिसके चलते पूरे ही बेस मेटल में एक अच्छी खासी तेजी बनी।
कॉपर में भी हमने करीबन 7% की तेजी देखी थी। इससे पहले के सालों में भी ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं प्राइसेस काफ़ी मिक्स थे। बट अब हमें लगता है कि चाइना, यूएस में आपने देखा $2 ट्रिलियन का एक राहत पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे दिया गया है, जो कहीं न कहीं इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बाकी एक्टिविटी को बूम करेगा, बूस्ट करेगा। और जैसे कि हम जानते हैं अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलेगा, वो क्रूड और बेस मेटल को ही मिलेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इनिशियल गिरावट के बाद या कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि हमने फरवरी में 740 का लेवल छूते हुए देखा, उसके बाद प्राइसेस में भारी गिरावट आई हुई है। तो कहीं न कहीं हमें अंदेशा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन के बाद अब तेजी का रुख कर सकता है। सीज़नैलिटी थोड़ी कमज़ोर है, इतनी बड़ी तेजी भी नहीं दिखा रहा है, बट प्राइसेस में हमने देखा 650 के नीचे जा नहीं पा रहा है। देखिए, मंदी में सबको मंदी दिखाई देती है, बट मुझे लगता है कि आप समझ के चलिए, कोई भी इकोनॉमी को वापस पटरी पे लौटना है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाएँगे तो जॉब अपॉर्च्युनिटी भी क्रिएट होगा और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन बेस मेटल प्राइसेस फ्रॉम हियर आल्सो कि 9000 का लेवल ऑलमोस्ट एलएमई ने टच कर दिया। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो ऑल आर बुलिश, नो डाउट प्राइसेस शॉर्ट टर्म में काफी बढ़ चुके हैं। जहां पिछले साल हम लोग यही पीरियड में 400 रुपए के भाव पे थे और अब हम 650 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न जरूर है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और जिस ढंग से इन्वेंटरी में ड्रॉप था, ये कहीं न कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। और अभी भी कोरोना का जो कंसर्न बना हुआ है, इसकी वजह से आउटपुट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये प्राइसेस को सपोर्ट ही करेगा। तो काफ़ी लो रिस्क पे सभी बेस मेटल दिखाई दे रहे हैं। कॉपर आई थिंक वन शुड ट्राई टू टेक लॉन्ग अराउंड 650 660 लेवल। ऊपर में 680 का लेवल क्रॉस कर जाता तो वापस 700 प्लस का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर हम जिंक की बात करें, यहाँ पे भी इन्वेंटरी कंसर्न था और साथ में धीरे-धीरे कंजम्पशंस बढ़ रहा है, स्टेनलेस स्टील में भी डिमांड बढ़ रही है। सीज़नैलिटी में काफ़ी बड़ी तेज़ी है और हमने देखा भी कि 200 का लेवल छूने के बाद 220 पे फिर से प्राइसेस आ गया। हर्डल है 220-21 का लेवल। एक बार हम लोग ये लेवल क्रॉस कर जाते हैं, तो आई एम वेरी मच बुलिश के पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जिंक ऐसी कमोडिटी है जो 240-50 का लेवल भी दिखा दे कभी भी। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए चलिए। 220 के ऊपर अगर कंटिन्यू होल्ड करता है तो इन्हें 228-30 का लेवल दिखा दे। सीजनलिटी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में दिखाई दे रही है और टेक्निकल चार्ट्स पे भी स्ट्रॉन्ग है। वही अगर निकल की बात करें तो ईवी के डिमांड की वजह से प्राइसेस में एक अच्छा खासा तेजी देखा था। फरवरी महीने में हमने देखा कि प्राइसेस 1400 का भी लेवल टच कर गया था। उसके बाद 2 माइन जो बंद थी, वो वापस चालू हो चुकी थी, जो रशिया के अंदर वाटर शॉर्टेज की वजह से बंद हुई थी। बट कहीं न कहीं आप देखिए कि प्री क्लोज़र के लेवल पे ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जो 1170-80 के बीच में ही है। बिलीव मी, 1210 का लेवल जस्ट तोड़ने की बात है। अगर 1210 के ऊपर प्राइसेस निकल जाता है, तो बड़ी तेज़ी दिखा सकता है, जो 1240-1260 का लेवल फिर से दिखा दे। और सीज़नैलिटी में भी आप देखिए ज़रा, 4% की एवरेज तेजी रही है। आप देखिए अप्रैल मंथ में जब-जब तेजी आई है, 2014-15 का आप देखिए डबल डिजिट की तेजी 16%, 12%, 14%, 10%। तो तेजी रहेगी, बड़ी रहेगी और आप बॉलिंगर बैंड स्क्वीज देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 212 का लेवल तोड़ने दीजिए खाली, 1212 का लेवल तोड़ने दीजिए खाली, बड़ी तेजी मार्केट का इंतजार कर रही है। तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप शुड बी द स्ट्रेटजी। इनिशियल रेंज जो रहेगा 1140 से लेकर 1210 का रहेगा। एक बार 1210 के ऊपर निकलता है तो बड़ी तेजी और आगे के सीजन में भी मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी। वहीं एल्यूमीनियम की अगर बात करें तो लीस्ट एप्रिशिएटेड कमोडिटी हम बोल सकते हैं, लेकिन आप जनवरी फरवरी मार्च का सिनेरियो देखिए, यहाँ पे स्लो एंड स्टडीली मार्केट अपना बेस बना के धीरे धीरे बढ़ रहा है। साइलेंट मेटल बोलते हैं हम लोग, ज्यादा करके मोमेंटम नहीं है। पिछले साल हमने काफी गिरावट भी देखी थी, बट आप एक चीज समझ के चलिए, कोविड ने काफी सपोर्ट करेगा एल्यूमिनियम के कंजम्पशन को। तो जैसे से कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और अगर हम सेफ्टी की तरफ जाते हैं, तो एक रिपोर्ट आई है जहां पे पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम के यूसेज ज्यादा बताया है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने कोविड से बाहर निकल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में खास करके कैन्स, इनका जो कंजम्पशन है ये बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसमें एल्यूमिनियम का डिमांड काफी स्ट्रांगली बता रहे हो और साइलेंटली मार्केट भी पॉजिटिवली मूव कर रहा है। सीजनलिटी भी बता रहा है 2.5% की तेजी ऑलमोस्ट रहती है।
तो ओवरऑल हमें लगता है कि सिनेरियो पॉजिटिव है, बिल्कुल बाइंग करके चलिए और अपसाइड में मे बी 200 का लेवल भी जल्दी से जल्दी क्रॉस कर जाए ये। ओवरऑल हमें लगता है कि सीजनलिटी थोड़ी मिक्स जरूर दिखा रही है, बट स्टडी गेन्स है, जनवरी से अभी तक दिखा रहा है, तो ये कंटिन्यू रह सकता है। अब आ जाते हैं लेड की बात करें, तो लेड में भी हमने देखा बैटरी से यूसेज ऑफ बैटरी जो बढ़ रहा है, इसमें लेड का कंजम्पशन कंटिन्यू बढ़ रहा है। चाइना में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगे थे इनके स्मेल्टर्स पे, जिसकी वजह से आउटपुट में थोड़ी सी कमी बताई जा रही थी। इनफैक्ट चाइना से डिमांड भी कंटिन्यू बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लेड में भी उसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सीजनैलिटी भी काफी पॉजिटिव है, गेन्स में हमने काफी बड़े बड़े गेन्स भी देखे हैं, बट वॉलिडिटी रहती है। इन ऑल अगर हम एवरेज सीजनैलिटी की बात करें तो करीबन 1.5% की तेजी रहती है। तो ओवरऑल हमें लगता है लेड में भी तेजी, इनफैक्ट पूरे ही बेस मेटल में कंसोलिडेशन के बाद तेजी के लिए तैयार है। तो लेड में भी हमें लेके काम करना चाहिए। प्राइजेस 160 के ऊपर काफी साउंड दिखाई दे रहा है, जो 168 से 170 का लेवल दिखा दे। नाउ क्विकली सबसे वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा एग्री, क्योंकि एग्री के अंदर सीजनलिटी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्री से। पहली कमोडिटी है मेंथा। मेंथा की सोइंग जनरली हम फरवरी में स्टार्ट हो जाती है और मार्च अप्रैल की ग्रोथ रहती है, और नया माल जो आना चालू हो जाता है मई मिड से स्टार्ट हो जाता है, जो जून जुलाई तक भी चलता है और एक्सटेंड भी होता है। इस बार 2-4 कारण थे जिसकी वजह से, एक तो क्या लॉट साइज बढ़ने की वजह से भी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम है, बट सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनलिटी ज्यादा करके मंदी दिखा रही है। और इस बार भी कैसा है, सोइंग में कोई ऐसा बड़ा पैटर्न चेंज नहीं हुआ है कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी, सॉरी ये सोइंग में ड्रॉप है। तो ओवरऑल हमने देखा कि डिमांड के अंदर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। नो डाउट कोविड के चलते हमने देखा कि स्लोली एंड स्टेडीली डिमांड में अदर डायमेंशन, जैसे हम बात करें, आई थिंक जस्ट अ मिनट। सौरभ, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। ओके, तो डिमांड की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे डिमांड स्लोली एंड स्टेडीली इंप्रूव हो रही है, लेकिन इस बार एक चीज नया और देखा गया है कि सिंथेटिक मेंथा का यूसेज ज्यादा बढ़ा है, जिसके चलते मिक्सिंग भी देखी गई है। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट नेचुरल मेंथा का भी डिमांड को अलाइव रख रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है मेंथा ऑयल की अगर हम बात करें तो सीजनलिटी तो नेगेटिव दिखा रहा है और थोड़ा बहुत प्राइजेस भी साइडवे ही चल रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर भाव जो रहेगा वो एक रेंज में रहेगा, 980 से लेकर करीबन 920 का जो रेंज है, इसी रेंज में भाव मूव करते हुए दिखाई देंगे। मूविंग टू नेक्स्ट सीजनैलिटी जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कॉटन। कॉटन के सीजनैलिटी के अंदर
हमने काफी बड़ा मूव देखा है। जस्ट अ मिनट। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क कंजेशन है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हैव अ लुक ऑन सेम। ओके, तो कॉटन के अंदर हमने देखा कि पिछले साल काफी बड़ी तेजी होते हुए देखी। इनिशियली तो हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर थोड़ी गिरावट थी, बट आप देख सकते हैं 14,000 से सीजनलिटी भी काफी पॉजिटिव दिखाई देने लग गई है, और जनवरी से आप देखिए प्राइजेस में कंटिन्यू तेजी थी। मार्च महीने में थोड़ी बहुत इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए हमने गिरावट आते हुए देखी, बट इस बार एक नया चीज सुनने में आ रहा है कि सीड के शॉर्टेजेस की वजह से इस बार सोइंग इम्पैक्ट कर सकती है। और स्विंग में इस बार बढ़ोतरी भी लग रही है वैसे, क्योंकि फार्मर्स को प्राइसिंग अच्छी मिल रही है। सीजनलिटी जो दिखा रही है अप्रैल मंथ की, वो काफी तेजी वाली ही दिखा रही है। तो इन ऑल मार्केट में ऑलरेडी जो करेक्शन लेना था मार्च महीने में हमने लेते हुए देख चुके हैं। कहीं ना कहीं बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटेजी, और अप साइड में हम एक अच्छी खासी तेजी वापस प्राइजेस के अंदर आते हुए देख पाएंगे। मूव टू नेक्स्ट सीजनलिटी, दैट इज कॉटन सीड ऑयल केक। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो जैसे हमने मार्च अप्रैल के अंदर जनरली देखते हैं कि प्राइजेस में वॉलिटिलिटी रहती है। पिछले साल भी हमने देखा मार्च में 29% की गिरावट, तेजी सॉरी, और अप्रैल के अंदर 7% की गिरावट, फिर हमने अच्छी तेजी देखी थी। अगस्त मंथ में हमने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें हमने टारगेट रखा था कि प्राइजेस अगला सीजन स्टार्ट होने से पहले पहले 2700 तक का लेवल दिखा देगा। तो ऑलमोस्ट हमने देखा प्राइजेस 2500 का लेवल छू चुका है। जनवरी में भी हमने 3.5% की तेजी, फरवरी में भी हमने ओके फरवरी में भी हमने 6% से ज्यादा की तेजी देखी, मार्च में भी तेजी देखी है। अप्रैल में ना जनरली तो गिरावट भरा रहा है, लेकिन इस बार सीड की जो शॉर्टेजेस है ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। नो डाउट हमने रैली काफी बड़ी देख चुके हैं, 2500 का लेवल ऑलमोस्ट टच कर दिया है। इनफैक्ट कल के सेशन में ही हमने देखा था, सॉरी थर्सडे के सेशन में एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ था, जिसके चलते मई वाले वायदे में हमें लग रहा था कि प्राइजेस में 2500 का लेवल छू सकेगा, और वो हमने छूते हुए देखा। थोड़ा भी पुल बैक आए लेके चलिए, प्राइजेस में 2700 का भी लेवल दिखा सकता है शॉर्टेजेस की वजह से, बट सीजनलिटी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही है। उसका मुख्य कारण है, अगर हम 2020 का एक बड़ा ड्रॉप था, वो एक कारण था, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस में बाय ऑन ड्रॉप सीजनलिटी में, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली कॉटन सीड ऑयल केक का, क्योंकि इस बार के जो फंडामेंटल है ये कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंट दिखा रहे हैं। तो सीजनलिटी को देखते हुए अगर पुल बैक मिल भी जाता है तो उसको आप ध्यान रखिए, बाइंग करके चलना है, क्योंकि आगे की सीजनलिटी देखिए मई जून जुलाई और अगस्त तक भी देखेंगे तो तेजी का ही रुख है। तो मतलब अप्रैल मंथ ऐसा मंथ रहेगा, इसके अंदर इनकेस अगर आपको कुछ गिरावट मिल जाए तो बिल्कुल लेके चलना। प्राइजेस के अंदर बड़ी तेजी का रुख है, जो 2700-2800 का भी लेवल दिखा सकता है, और जो सीड शॉर्टेजेस की बात निकल के आ रही है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आगे के व्यू के लिए आपको इम्पोर्टेंटली सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि सीजनलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत अगर पुल बैक मिलता भी है तो आपको लेके काम करना है कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर। नेक्स्ट विल मूव टू सोयाबीन, वन ऑफ मोर वॉलेटाइल कमोडिटी वी कैन से। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने 6200 का लेवल छूते हुए देखा है। इनफैक्ट अगर हम पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल हमने करीबन प्राइजेस को 3220 के लेवल पे छूते हुए देख रहे थे, और आज हम वही सीजन के टॉप पे बैठे हुए हैं और 6200 6200 का लेवल छूते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट है कि स्विंग से पहले अगर हम देखें प्राइजेस लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं इंडियन मार्केट में, और अभी भी रुकने का नाम नहीं है। टेक्निकली देखिए डेफिनेटली हमको लगता है कि प्राइजेस में करेक्शन दे दे, बट फंडामेंटल की अगर आप बात करें तो एज ऑफ नाउ कोई भी रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। ग्लोबल मार्केट में चाइना कंटिन्यू बाइंग कर रहा है, ऑयल के भाव कंटिन्यू तेज बन रहे, नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट पे जो पड़ता पड़ता है ऑयल के लिए वो नहीं पड़ पा रहा है। वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग है कि प्राइसेस को 6200-6500 के ऊपर जाने नहीं दे। बट अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेजी कंटिन्यू रहती है वेदर को लेकर, डिमांड को लेकर, तो आई थिंक उसका रिफ्लेक्शन डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। सेकेंडली जो मेन इंग्रेडिएंट है ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए है, और आप जानते हैं कि कोरोना काल के चलते
पॉलिटी इंडस्ट्री की डिमांड में काफी बड़ा ड्रॉप रहा है। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई सिनेरियो लग नहीं रहा है। अगर धीरे धीरे पॉलिटी की डिमांड अगर सुधरती है तो इनफैक्ट प्राइजेस को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अदर जो फीड इंडस्ट्री में जाने वाली कमोडिटी है वो भी महंगे है आज की डेट में। तो ऐसा कोई बड़ा रिलीफ जल्दी लग नहीं रहा है। लेकिन अगर सीजनलिटी मई जून की बात करें, मई जून जुलाई, ये गिरावट भरा दिखा रहा है। तो मे बी अप्रैल महीने में जो तेजी आएगी वो मैक्सिमम तेजी हमें सोयाबीन में दिख सकती है। अप्रैल की तेजी के बाद आप लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अप्रैल के बाद जो सीजनलिटी दिखा रही है वो काफी खराब दिखा रही है। जबकि ग्लोबल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे के ओवरव्यू के लिए। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है अप्रैल की जो तेजी है, यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुक करना है, जो कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट के आगाज दे सकता है मई जून जुलाई के लिए। एज ऑफ नाउ जब तक कोई बड़ा फॉल वाला न्यूज नहीं आता है, बाय ऑन ड्रॉप करके ही चलिए सीजनलिटी को देखते हुए। बट अप्रैल का जो हाई रहेगा वो अगले 2 महीने तक नहीं काटना चाहिए एज पर सीजनलिटी। कमिंग ऑन सोया ऑयल में भी हम अगर 2011 से अगर बात करें तो अप्रैल महीना हमेशा तेजी का रहा है, करीबन 0.25% की तेजी रहती है काउंटर में। पिछले साल हमने 5% की गिरावट देखी थी, बिकॉज एवरीवन नो कि लॉकडाउन के अब जिस ढंग से लॉकडाउन ओपन हो रहा है। अच्छा, एक चीज और है, काफी जन का कहना है कि अब फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। एक चीज आप समझ के चलिए कि गवर्नमेंट ने आपको कार दे दिया, कार के साथ कार कैसे चलाते हैं उसका मैनुअल दे दिया, और एक लॉ या हम बोल सकते हैं बायलॉज दे दिया कि कार में सॉरी सामने सिग्नल है, रेड सिग्नल पे रुकना है, सीट बेल्ट डालना है और इस ढंग से कार को चलाना है। अगर फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट की गलती नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि अगर कुछ मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो कुछ और चेंजेस करने लॉ में, वो करती रहती है। तो सिमिलरली कोरोना में भी यही हो रहा है। देखिए, पिछले साल हम लोग अप्रैल में अनअवेयर थे कि कोरोना होता क्या है, कैसे फैलता है। कोई बोलता है एयर बॉन्ड है, कोई बोलता है वाटर बॉन्ड है, कोई बोलता है फैलेगा नहीं, कोई बोलता है धूप आएगी तो सब सही हो जाएगा। ये सब अटकलें चल रही थी। बट अब हमको पता है, पिछले 1 साल में कॉलर ट्यून में हमने सुनकर रट्टा कर लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जिसकी वजह से हम लोग वेबिनार में आ चुके हैं सब लोग। दूसरा, मास्क पहन के रखना है, हैंड सैनिटाइज करके रखना है। अब हमको ये पता है कोरोना से दूर रहने की रेमेडी ये है। साथ में 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने टीकाकरण और बढ़ा दिया है 45 साल के ऊपर, और काफी स्पीड से हम लोग इंडिया में वैक्सीन दिए जा रहे हैं एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट। तो ये सब देने के बाद लॉकडाउन का सवाल नहीं है। नो डाउट कुछ कंटामिनेटेड जोन में टाइमिंग चेंज हो सकती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ सकते हैं, बट इकोनॉमी को भी संभालना है और पब्लिक को भी संभालना है। तो आई डोंट थिंक इस बार कोई लॉकडाउन बड़ा होगा। नो डाउट रेस्ट्रिक्शंस बढ़ सकते हैं। कल महाराष्ट्र में भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि लॉकडाउन कर सकते हैं, बट अभी भी नहीं हुआ है। खाली बताया गया है कि रेस्ट्रिक्शन और कड़ा कर देंगे। तो प्लीज मानिए मेरी बात कि जो डिमांड सिनेरियो है इस बार एग्री का, वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है। और सीजनैलिटी ऑयल का भी दिखा रहा है कि मार्च, अप्रैल, मई कंटिन्यू तेजी भरी है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो पोजीशन टाइट बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को अपडेट या पॉजिटिव ही रखेगा। थोड़ा बहुत टेक्निकली ओवरबॉट है, क्योंकि पिछले साल ये पीरियड में हम लोग 750 के भाव में थे और अब हम 1300 के करीब पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक दिखा दे, बट इस पुल बैक पे हमें लेके ही काम करना है, अनलेस एंड अनटिल कोई स्ट्रांग न्यूज नहीं आती है नेगेटिव। तो सोया ऑयल में भी हमें लगता है कि प्राइजेस थोड़ा हर्डल जरूर ले रहे हैं, बट कहीं पे भी वीकनेस वाला सीन नहीं दिखा रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव ही दिखा रहा है। वहीं अगर पाम ऑयल की बात करें तो मलेशिया, इंडोनेशिया और यूएस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो बिडेन ने भी कहा कि ग्रीन फ्यूल पे हम वर्क करेंगे, तो जो कहीं ना कहीं सीधा सीधा पाम ऑयल को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। और जिस ढंग से क्रूड के भाव फिर से $60 के ऊपर आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ग्रीन फ्यूल की डिमांड बढ़ाता है, और जहां पे हम पाम ऑयल का यूसेज बढ़ते हुए देखेंगे। सीजनलिटी भी पॉजिटिव फ्लैट दिखा रहा है और मई और जून की गिरावट दिखा रहा है, बट इस बार जो ग्रीन फ्यूल की डिमांड है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे एक सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। तो इन ऑल हमें लगता है पाम ऑयल में भी अनलेस कोई बड़ा न्यूज नहीं आता है तो मंदी नहीं करना है। ओवरऑल ध्यान तेजी का ही है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्राइजेस 1000 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग रखता है, जो ऊपर में 1200 तक के भी लेवल दिखा सकता है, बट टेक्निकली ओवरबॉट है, इस पे आप ध्यान रख के काम कीजिए। इनकेस अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं। हम सेशन के बाद Q&A सेशन के अंदर आपके ये सवाल
लेंगे। नाउ विल मूव टू वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी हम बोल सकते हैं, जिसने काफी बड़ा मोमेंटम पिछले सालों में दिखाया है। अगर 2 साल की बात करें 2019-20 की, जहां पे हमने 18% 24% की तेजी देखी है। थोड़ा बहुत हमने जनवरी फरवरी में गिरावट भी आते हुए देखी है प्राइजेस के अंदर। ओवरऑल हमें लगता है कि अराइवल प्रेशर के चलते मार्केट में थोड़ा प्रेशर जरूर बन सकता है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि जब तक तेल के भाव में कमी नहीं आएगी, मस्टर्ड के भाव में भी कहीं पे भी कमी नहीं दिखाई दे रही। अरे सीजनैलिटी देखिए, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, खाली सितंबर में थोड़ा फुल बैक, बाद में फिर से तेजी। इतनी बड़ी तेजी, नो डाउट सीजनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2011 से अभी तक देखेंगे तो खाली 3 साल ऐसे थे जहां पे हमने 17 18 19 के अंदर गिरावट देखी थी। और अभी आप समझिए, गवर्नमेंट ने पिछले साल जो नए कानून निकाले हैं पैकेजिंग को लेके, ब्लेंडिंग को लेकर, और इंटरनेशनल में भी जो तेल के भाव बढ़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं पाम ऑयल की तेजी के साथ साथ मस्टर्ड ऑयल को भी सपोर्ट रखेगा। और मोदी जी ने ऑलरेडी कहा है कि फार्मर्स इनकम डबल होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट आप देखिए ना, कहाँ हम 3600 के भाव पे या 3800 के भाव पे थे 2019 में, और कहा अब हम 6000 पे हैं। तो धीरे धीरे चीजें डबल तो होनी चाहिए। तो आई थिंक डिस्पाइट ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, प्राइजेस में थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर मिल जाए, बट ऐसे पुल बैक में मानस आपका तेजी का रहना चाहिए, ना कि मंदी का। क्योंकि जब तक ग्लोबल ऑयल मार्केट ठंडा नहीं होगा, तब तक प्रीमियम ऑयल जो रिफाइन और मस्टर्ड ऑयल है, ये कम नहीं होंगे। तो प्लीज हर तेजी में मंदी मत ढूंढिए, खास करके मस्टर्ड के अंदर। अराइवल सीजन में अगर हम नए हाई की तरफ है, तो आप समझ सकते हैं कि जब ऑफ सीजन रहेगा वो टाइम पे सिनेरियो क्या रहेगा। तो प्लीज मेक श्योर ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन को ध्यान रख के काम कीजिए। अब हम आ जाते हैं हल्दी। हल्दी भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल हम 5100 200 पे थे, और अब 9000 के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 9500 का लेवल फरवरी महीने में छूते हुए देखा था, जिस ढंग से एज ए इम्यून बूस्टर जो टर्मरिक निकली है। और साथ में इस बार हमने यील्ड में सीवियर ड्रॉप देखा है, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, जिसकी वजह से हमारे कैरी ओवर स्टॉक काफी श्रिंक हो गए थे। और अब मार्केट में सिचुएशन बना हुआ है तेजी का। और हमने जनवरी मंथ में कहा भी था कि जिस ढंग से हमने 2020 के अंदर पूरे एग्री पैक के अंदर खाली मसालों को चलते हुए नहीं देखा, तो 2021 के अंदर मसाले ही ज्यादा चलते हुए दिखेंगे। और ऐसा ही कुछ हमने प्राइजेस के अंदर होते हुए देखा। हमने देखा हल्दी, जीरा, धनिया। जीरे में हमारे पास कैरी स्टॉक काफी ज्यादा था, बट उसके बावजूद हमने 15,000 का लेवल छूते हुए देखा। थोड़ा अराइवल प्रेशर की वजह से ड्रॉप जरूर है, बट इन ऑल हमें लगता है कि मसालों में अभी भी तेजी बाकी है। नो डाउट 10,000 का लेवल थोड़ा डाइजेस्टेबल नहीं लगता है हल्दी के लिए, बट आप समझ के चलिए, अब इन्वेस्टर भी धीरे धीरे एग्री के अंदर घुस रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इम्यून बूस्टर टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है, तो हमने करेक्शन मोड भी लेते हुए देखा है। बट ओवरऑल हमें लगता है प्राइजेस में बाय ऑन ड्रॉप स्ट्रेटेजी रहेगी। बट अगर हम अप्रैल मई की बात करें, तो ज्यादा करके हमने देखा है कि अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस में दबाव रहा है। बट इस बार का साल थोड़ा नया साल है। इम्यून बूस्टर के तौर पे ग्लोबल मार्केट की पाइपलाइंस खाली है, और हल्दी की डिमांड चारों तरफ बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो सीजनलिटी के साथ साथ अदर डिमांड फैक्टर्स को भी देखें, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हम अप्रैल में देख सकते हैं। इस कंसोलिडेशन में आप लेने की चेष्टा कीजिए। नो डाउट अप्रैल मई थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, और लग भी रहा है 9,500 का लेवल छूने के बाद एक करेक्शन मोड आ सकता था प्राइजेस में, जो दिखाई रहा है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल हल्दी के अभी भी तेज है। अब हम आ जाते हैं जीरे पे। देखिए, अगर जीरे के सीजनलिटी की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं 6% की बड़ी तेजी आप 2011, 13 और 20, ये 3 साल अगर छोड़ दो, डबल डिजिट जैसे 2016 में देखिए, 2015 में देखिए, 2017 में भी 9% की तेजी थी। ओवरऑल तेजी रही है। मानिए कि मैंने काफी जन से बात किया, हमें पता चलता है सर कैरी ओवर स्टॉक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी आ सकती है। सर इतना बड़ा कैरी ओवर स्टॉक होने के बावजूद भाव क्यों नहीं टूटा? 15,000 का भाव कैसे आ गया? पाइपलाइन खाली पड़ी है, कंटेनर्स के कॉस्ट इतने बढ़े हुए, लोगों ने जो डिमांड हमें आगे आनी चाहिए थी जून जुलाई में, वो अब बढ़ती हुई जाएगी। देखिए जनवरी फरवरी मार्च में जो तेजी आई, वो रमजान डिमांड की वजह से थी। पाइपलाइन खाली पड़े हुए थे, डिमांड बढ़ी हुई थी, वेसल्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से कैरी ओवर स्टॉक पूरा खप गया। और अब जो अराइवल्स आ रही है, वो थोड़ा इंपैक्ट कर रही है प्राइजेस में, नो डाउट। लेकिन उतारा यील्ड में सीवियर ड्रॉप है।
जिस ढंग से टेम्परेचर बढ़े हैं, जीरा काला की न्यूज भी कुछ जगह पे आई है, तो आई थिंक सीजनैलिटी बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, पाइपलाइंस बिल्कुल खाली पड़ी है, वॉलिटिलिटी रह सकती है, अराइवल्स को देखते हुए थोड़ा बहुत पुल बैक मिले लेके चलना। प्राइजेस खाली 15,000 की तोड़ने की देरी करती है और आपकी सोच चाहिए कि जीरा 20,000 हो सकता है क्या। एफआईएस के वेबिनार सेमिनार में मैंने कहा भी था कि जीरा, धनिया और हल्दी सभी में तेजी रहेगी, ऑलमोस्ट तेजी की तरफ ही, थोड़ा बहुत अराइवल प्रेशर है। जीरे पे आप ध्यान रखिए, अगर 20,000 का भी लेवल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एज ऑफ नाउ हमारा व्यू 17 साढ़े 17 का ही है, बट लेट्स सी अगर फंडामेंटल्स कंटिन्यू चलते हैं तो 20 भी ज्यादा दूर नहीं है। अप्रैल की सीजनैलिटी बहुत स्ट्रांग दिखा रही है, अराइवल सीजन भी है सामने, तो थोड़ा बहुत भी पुल बैक मिले तो हमें लेके काम करना चाहिए, तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। कमिंग ऑन धनिया, धनिया का ऑलमोस्ट क्लियरिटी आ चुकी है, अराइवल्स काफी स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं। कुछ जगह पे हमने देखा कि अराइवल्स गुजरात एरियाज में काफी स्ट्रांग बन के आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर 7,600 से हमने ऑलमोस्ट 7,000 तक के लेवल देखे। अब प्राइजेस कंसोलिडेशन मोड में है। कुछ लोगों का कहना है इस बार बहुत अराइवल है जिसकी वजह से प्राइस में क्रैश आ जाएगा। सर आप मेरी बात समझिए, पिछले 15 दिन के अंदर ऑलमोस्ट हमने काफी बड़ा अराइवल पैक आते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं उसके बाद प्राइजेस 7,100 पे क्यों टिका हुआ है? मतलब पाइपलाइन खाली है, डिमांड बनी हुई है मार्केट में अभी भी। आप देखिए स्टोर्स के अंदर धीरे धीरे शॉर्टेज है, मसाला कंपनी की डिमांड अभी तक पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, मार्केट में कैश क्रंचर्स बोलने के लिए है, बट उसकी वजह से लोगों ने क्या किया है, अपनी अपनी जो ऑर्डर्स है वो स्लोली एंड स्टेडीली ऑर्डर्स दे रहे हैं, कोई एक साथ नहीं आ रहा है, और ये 12 महीना कंटिन्यू चलेगा। तो प्लीज अवॉइड रखिए, ये मत सोचिए इतने बड़े अराइवल के बाद भी अगर 7,000 का भाव टिका हुआ है, अगर इस बार क्रॉप बहुत ज्यादा अच्छी बता रहे हो, अराइवल्स अच्छी है, तो प्राइजेस को 6,000 हो जाना चाहिए था, बट हुआ नहीं, क्योंकि कंटिन्यू डिमांड भी मार्केट में बनी हुई है। तो आई थिंक अराइवल प्रेशर को देखते हुए हो सकता है 6,800 और 7,300 ये रेंज में रहे मार्केट अगले 10-12 दिन, लेकिन 7,300 का लेवल एक बार ब्रिज हो जाए तो आई थिंक 8 साढ़े 8 का लेवल भी प्राइजेस के लिए शॉर्ट रहेगा। बट ओवरऑल हमें लगता है 10,000 की तरफ धनिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमने 2015 में देखे थे ऐसे ही कुछ भाव इस बार बन सकते हैं, पूरे एग्री में डिमांड बनी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गवार कॉम्प्लेक्स सबसे हम बोल सकते हैं डिप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स हो चुका है। हमेशा हर साल उम्मीद बनती है कि प्राइजेस में तेजी आएगी, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। बट अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा मैं तेजी में ही रहता हूँ, बट जो फंडामेंटल्स है वो कहीं ना कहीं अलग सिनेरियो दिखा रहे। आप समझिए कि राजस्थान के फार्मर्स में अगर हम देखें इस बार की सोइंग की बात करें तो सबसे सस्ती क्रॉप, पहला चीज सबसे सस्ती क्रॉप है गवार, और सबसे महंगी क्रॉप जो मिलेगी मूंग मोट और कॉटन मिलेगी। तो फार्मर का इस बार भी जो ध्यान रहेगा वो कॉटन मूंग मोट पे रहेगा, ना कि गवार पे। तो गवार का एरिया इस बार भी गिरेगा। सेकंड आ जाते हैं डिमांड पे। लॉकडाउन के बाद हमने देखा धीरे धीरे अब अनलॉकडाउन की वजह से डिमांड इंप्रूव हो रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। यूएस के अंदर पिछले साल जो रिग काउंट 800 पे थे वो नीचे में 350 तक पहुंच चुके थे। जिस ढंग से क्रूड के भाव में तेजी आई हुई है, ये कहीं ना कहीं एनकेसमेंट हम देखेंगे जॉय बिडेंट टीम उस चीज को मूव करने की कोशिश करेगी, कैप्चर करने की कोशिश करेगी। तो रिग काउंट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं गम का डिमांड बढ़ेगा। थर्ड, अगर हम वेदर कंडीशन की बात करें तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ने कहा है कि इस बार एल नीनो और ला नीनो दोनों ही नहीं रहेंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अच्छे मानसून की वजह से अदर क्रॉप्स के अंदर फार्मर का रुझान ज्यादा रहेगा। तो ये सब बातें प्राइजेस के लिए काफी सपोर्टिव है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सबसे सस्ती क्रॉप इस बार गवार रहेगा। तो कहीं ना कहीं गवार में एक बड़ा ट्रिगर की जरूरत है। और अप्रैल मंथ का सीजनलिटी देखिए आप, 5% की तेजी हम अगर 2016 से अगर बात करें, नो डाउट ये तेजी जो बनी है ये 2 सालों में ही रही है, 2016 और 2020 के अंदर, बीच के 3 साल ठंडे ही रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सीजनलिटी में अगर कुछ मोमेंटम आएगा तो बड़ा मोमेंटम ही आएगा, और ब्रेकआउट हमें लगता है 4,000 के ऊपर ही बनेगा। एज ऑफ नाउ मानसून पे आपको ध्यान रखना है, यूएस से ग्रोइंग डिमांड का ऊपर ध्यान रखना है, और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि कैरी और स्टॉक धीरे धीरे कम होते जाएंगे, खपते जाएंगे, क्योंकि इस बार भी फार्मर की जो सोइंग एरिया है वो ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि प्राइसिंग जो अदर क्रॉप्स की है
वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को वहां पे अट्रैक्ट करेगी ज्यादा। तो गवार थोड़ा कॉशियस रही है, सीजनलिटी को पूरा मत देखिए, बिकॉज ओवरऑल अदर फैक्टर्स भी रहेंगे। बट आई थिंक सबसे लोएस्ट रेट कोट हो रही है इसके अंदर, यहाँ पे आगे जाके धीरे धीरे बूस्ट मिलना चाहिए काउंटर पे। नेक्स्ट है चना। चने की सीजनलिटी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। पिछले साल लॉकडाउन के चलते भी हमने देखा डिमांड कंटिन्यू बनी हुई थी, और अभी भी आप ये समझ के चलिए जो प्रोटीन कंटेंट्स चाहिए उसके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान है चने पे। चने के अलावा भी अगर हम बाकी पल्सेस की बात करें तो सबसे सस्ती दाल में चना ही है। और ओवरऑल हमें लगता है कि इस बार उतारे में भी थोड़ी कमजोरी है, बिकॉज यील्ड में ड्रॉप हमने आते हुए देखा है वेदर कंडीशन के हिसाब से। और आउटपुट भी देखो अटकलें लगाई जा रही है, कुछ जगह पे 80 के आसपास का एवरेज निकल के आ रहा है। तो आई थिंक 80 लाख के आसपास का अगर माल रहता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। डिमांड आगे जाके बढ़नी चाहिए। बेसन डिमांड, फ्लोर इंडस्ट्री की डिमांड काफी तेज है, पाइपलाइंस खाली है जो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट दे सकती है। सीजनलिटी में 2.5% की तेजी है। ओवरऑल क्रॉस फिगर 7,000 तक का टारगेट हमें दिखता है, बट एज ऑफ नाउ 5180 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सीजनलिटी को देखते हुए बाय करके चलिए। ओवरऑल हमें लगता है थोड़ा भी पुल बैक मिले अराइवल्स को देखते हुए तो बाइंग ऑन डिप शुड बी दी स्ट्रेटेजी। 50 टू 100 का लेवल तोड़ने पे प्राइजेस 5600 से 5800 का भी लेवल जल्द दिखा सकता है। सो जैसे हमने पूरे एग्री में नॉन एग्री के अंदर देखा, तो कहीं ना कहीं हमें एक अपडेट मिल जाता है कि सीजनलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, और हार्वेस्टिंग कैसा रहेगा उसके हिसाब से हम हमारे पोजीशनिंग बना सकते हैं। नाउ क्विकली हम लोग Q&A ये रेशियो सेशन के बाद लेंगे। एक छोटा सेशन रेशियो का भी है जो आपको ये बताती है कि कौन सी कमोडिटी आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। इक्विटी ज्यादा अच्छा रहेगा या कमोडिटी कमोडिटी अच्छा रहेगा। अगर कमोडिटी में सोना अच्छा रहेगा ज्यादा या गोल्ड अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम सीजनलिटी स्टार्ट करते हैं, और सीजनलिटी में आपको ये पता चलेगा कि आउट ऑफ टू कमोडिटी या पूरे बेस मेटल के कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे बेस मेटल है जो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। इज माई स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। सौरभ, कैन वी स्टार्ट? हाँ सर। ओके। तो फ्रेंड्स, आई नो 1 घंटा हो चुका है, बट आई विल ट्राई टू फिनिश। बट बिलीव मी, इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप अगर लिख के रखेंगे कि देखो सीजनलिटी पॉजिटिव दिखा रहा है, हमको बाय ऑन टॉप, वैसे ही रेशियो भी आपको कहीं ना कहीं ये बता देगा आउट ऑफ टू कमोडिटी कौन सी कमोडिटी। जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ सीजनलिटी फर्स्ट। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ विल स्टार्ट विथ अवर सीजनलिटी सेशन, सॉरी रेशियो सेशन। कमोडिटी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि दो कमोडिटी के बीच में ऐसी कौन सा कोरिलेशन है जो एक कमोडिटी को ज्यादा तेज कर सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद कमोडिटी रेशियो ट्रेडिंग। तो हमारी पहली कमोडिटी है रेशियो के अंदर गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में बेनिफिट ये है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रीशियस मेटल भी है, लेकिन चांदी एक बेस मेटल भी है। अगर आप ये रेशियो को देखें पिछले साल अप्रैल से, तो कंटिन्यू 124 का लेवल छूने के बाद हमने ये रेशियो में एक बड़ा फॉल आते हुए देखा है। रेशियो में फॉल आने का मतलब है गोल्ड में कमी और चांदी में तेजी, और इनफैक्ट हमने ऐसा ही कुछ मूव बनते हुए देखा है। बट अगर हम लोग मार्च का ये एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, अगर आप इसको देखेंगे, मैं मेरा कर्सर भी ऑन कर देता हूं सो डेट आपको इजीली दिखाई दे। हाँ, ये अगर लाइन देखेंगे तो ये मार्च मंथ का लाइन है। मार्च मंथ में हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर ये गेन दिखा रहा है, मतलब सोने में धीरे धीरे सपोर्ट और चांदी में गिरावट। अगर ये रेशियो ऊपर जाता है तो मतलब सोने में ज्यादा तेजी। सोने में ज्यादा तेजी का कारण क्या हो सकता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन, कोरोना का कंसर्न, डॉलर में वीकनेस। तो हमने ये चीज पहले भी देखी है कि डॉलर के अंदर कंटिन्यू जिस ढंग से तेजी है, अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो डॉलर में अगर गिरावट आएगी तो चांदी को सोने को सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये इचिमिको क्लाउड के अंदर जा चुका है। बिलीव मी, अगर ये 72 के ऊपर निकल जाता है तो 80 तक चली जाएगा। मतलब सोने में तेजी, और सोने में तेजी सर ऐसे नहीं आएगी। सोने में तेजी का मतलब है कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। तो अगर सोने में तेजी आ रही है तो मतलब इक्विटी में गिरावट, जियोपॉलिटिकल टेंशन।
डॉलर में गिरावट, कोरोना में बढ़ोतरी या चांदी में बड़ी गिरावट। और चांदी में बड़ी गिरावट क्यों आएगी? क्योंकि इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बनी है। तो ये रेशियो का चार्ट दिखाता है कि सोने में तेजी रहेगी। आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमको जो चार्ट दिखाता है वो दिखा रहा है अगर आपको कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तो गोल्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, गोल्ड में ज्यादा तेजी बनेगी। या इन अदर वर्ड, जैसे हमने प्रीवियस महीने में देखा था कि गोल्ड 2.25% गिरा बट चांदी 5.5% गिरी, तो इसको भी बोलेंगे राइस इन रेशियो। देखिए, रेशियो का बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड में तेजी, रेशियो का बढ़ने का मतलब है गोल्ड विल आउट परफॉर्म सिल्वर। और आप देख सकते हैं पिछले महीने में भी क्या हुआ था, गोल्ड टूटा, सिल्वर टूटी, बट गोल्ड 2.25% टूटा और चांदी 5.5% टूटी। तो यहाँ पे काफी जन पोजीशन क्या बनाते हैं, गोल्ड को लेकर चांदी बेच देते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी रिस्क नहीं रहेगा नेकेट। और जैसे जैसे ये रेशियो ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको गोल्ड में ज्यादा बेनिफिट दिखेगा एज कंपेयर टू सिल्वर। तो चार्टिकली अगर हम बात करें तो आरएसआई पॉजिटिव जोन में जा चुकी है। वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कंटिन्यू रहेगी बट सेकंड हाफ में वॉलेटिलिटी कमजोर पड़ेगी। वर्टेक्स पॉजिटिव दिखा रहा है और इचिमिको भी पॉजिटिव जाने के लिए तैयार है। प्राइजेस 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड में तेजी रह सकती है एज कंपेयर टू सिल्वर। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है गोल्ड क्रूड रेशियो। गोल्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट को, सेफ हेवन को। और क्रूड किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रूड इकोनॉमी को। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो क्रूड का कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर इकोनॉमी खराब है तो क्रूड का कंजम्पशन घटेगा। ये रेशियो में भी अगर हम देखें तो मार्च महीने में प्राइजेस में जो बड़ी गिरावट आ रही थी, हमने नवंबर से देखा था ये रेशियो में भारी गिरावट थी और क्रूड में तेजी, गोल्ड में गिरावट चल रही थी। अब ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके तेजी करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये रेशियो में तेजी आती है तो इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर फिर से कुछ कंसर्न रहेगा। गोल्ड में तेजी और क्रूड में मंदी, और आप देख रहे हैं ऑलरेडी क्रूड में मंदी आई हुई है, गोल्ड में तेजी बन रही है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि गोल्ड में स्लोली एंड स्टेडीली पॉजिटिव मार्केट का मोमेंटम बनते जा रहा है। इचिमिको क्लाउड के अंडर ही है। अगर प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के बाहर, मतलब ये क्लाउड के बाहर निकल जाता है तो बड़ी तेजी के लिए हमारा काउंटर तैयार हो जाएगा, जो आरएसआई 48 के ऊपर 52 के ऊपर जाने के लिए तैयार है पॉजिटिव मूव के लिए। वॉलेटिलिटी अभी तो कम है बट आगे जाके वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी। वॉर्टेक्स पॉजिटिव है, एसटीसी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल हमें लगता है, जस्ट अ मिनट, ओके, ओवरऑल हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर धीरे धीरे अब तेजी का रुख बन सकता है। और हमने देखा भी आईईए का जो प्रोजेक्शन आया 2021 में, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वापस डिमांड का कंसर्न बता रहा है। तो ये दिखाता है कि गोल्ड क्रूड के मुकाबले ज्यादा तेज रहेगा। क्रूड में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो ओवरऑल अगर आपको तेजी में रहना है तो गोल्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है क्रूड के मुकाबले। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज सिल्वर गोल्ड कॉपर। गोल्ड कॉपर रेशियो क्या दिखाता है? गोल्ड अगेन अनसर्टेनिटी को बताता है और कॉपर किसको दिखाता है? कॉपर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ये रेशियो के अंदर भी अगर हम देखें तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस क्लाउड के नीचे है, फ्लैटिश टोन है। कोशिश ये तेजी का कर रहा है बट जब तक प्राइजेस 50 डे मूविंग एवरेज और क्लाउड के बाहर नहीं निकलता है कॉपर तेज रह सकता है। बट अगर ये प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो गोल्ड में बड़ी तेजी बन सकती है। तो मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन है। अगर इसमें आप बॉलिंगर बैंड लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बड़ा स्क्वीज दिखा रहा है जो ब्रेकआउट आने के लिए तैयार है। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है, कंसोलिडेट रहता है, तो कॉपर भी तेजी रह सकती है। बट ओवरऑल नीचे के जो इंडिकेटर्स है ये एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, जहां पे दिखा रहा है कि गोल्ड तेज रह सकता है, वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, रेशियो अभी भी पॉजिटिव है, एसटीसी भी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में कॉपर के मुकाबले ज्यादा तेजी रह सकती है। वहीं अगर सिल्वर क्रूड रेशियो की बात करें तो ये रेशियो में भी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो प्राइसेस क्लाउड के नीचे है, जो चांदी में गिरावट दिखा रहा था अभी तक और क्रूड में तेजी। बट अगर प्राइसेस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है
तो कहीं ना कहीं सिल्वर में बड़ी तेजी बन सकती है और क्रूड में गिरावट। तो मेक एंड ब्रेक वाले सिचुएशन रहेंगे गोल्ड क्रूड और गोल्ड कॉपर और सिल्वर क्रूड के रेशियो में। एज ऑफ नाउ अगर हम रीडिंग ले तो प्राइजेस 48 के नीचे है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रिगर है। 52 के ऊपर अगर आरएसआई निकल जाता है तो तेजी बन सकती है। वॉलिटिलिटी धीरे धीरे सेकंड हाफ में बढ़ेगी। और वहीं अगर हम वॉर्टेक्स और एसटीसी की बात करें, ये पॉजिटिव है। बट 50 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि इससे पहले भी हमने फरवरी महीने में देखा था कि प्राइजेस 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया और फिर गिरावट ले लिया। तो जब तक इचिमिको क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है सेल जंप शुड बी दी स्ट्रेटजी इन रेशियो, जो चांदी पे दबाव और क्रूड में तेजी रख सकता है। तो कहीं ना कहीं पिछले महीने में हमने देखा कि चांदी 5-5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि क्रूड में खाली 2% की गिरावट हमने बनते हुए देखी है। Now we'll move to next, सिल्वर कॉपर रेशियो। सिल्वर कॉपर रेशियो में भी देखें तो प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रेशर अभी भी बना हुआ है। नो डाउट एक सिंगल कैंडल ग्रीन की जरूर बनी है, लेकिन आरएसआई 48 के नीचे है। वॉलिटिलिटी सेकंड हाफ में बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। देन वर्टेक्स एंड एसटीसी दोनों ही नेगेटिव में है, जिसका मतलब है चांदी अंडर परफॉर्म कर सकती है कॉपर के मुकाबले, जो कहीं ना कहीं संकेत है कि अभी भी रेशियो नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब चांदी में अभी भी दबाव है। इनकेस अगर कहीं पे भी ये रेशियो में बाउंस आएगा तो चांदी ओवर परफॉर्म कर सकती है। बट एज ऑफ नाउ कॉपर कहीं ना कहीं चांदी के मुकाबले थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है अगर ये रेशियो में कंटिन्यू फॉल रहता है। और दूसरा इचिमिको का साइज देखिए क्लाउड का, ये धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मंदी का ही रुख कंटिन्यू रहेगा। मंदी का मतलब है चांदी में गिरावट, कॉपर में थोड़ा सपोर्ट। तो ऑलरेडी हमने पिछले महीने देखा था कि कॉपर एक मंदी में ही था, बट एक दायरे में ही था, कोई बड़ा फॉल नहीं था। चांदी में वॉलिटिलिटी थी पिछले 2 दिन की, अगर जो तेजी अगर उसको इग्नोर कर दी जाए तो चांदी काफी ज्यादा गिरावट भरा देखा गया था मार्च महीने में। एज ऑफ नाउ रेशियो हमें दिखाता है कि चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रहेगी कॉपर के मुकाबले। क्रूड नेचुरल गैस रेशियो, क्रूड नेचुरल गैस रेशियो में हमने पिछले महीने में देखा क्रूड में 2% की गिरावट और नेचुरल गैस में 8.5% की गिरावट आते हुए देखी। रेशियो अगर हम बात करें तो हायर लेवल पहले मार्च महीने में इनिशियली तेजी दिखाई थी और अब गिरावट भरा क्रॉसओवर दिखा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ फिबोनाची। अगर प्राइसेस यहां तक जाने के बाद बाउंस आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज यहां से गिरावट ले लिया तो आप समझ के चलिए कि क्रूड के मुकाबले नेचुरल गैस आउट परफॉर्म करेगा। और सीजनैलिटी मैं वापस ध्यान दिलाना चाहूंगा, सीजनैलिटी में हमने देखा था अगले 2-3 महीना तेज रह सकता है। तो कहीं ना कहीं सीजनैलिटी के हिसाब से अगर देखें तो हम नेचुरल गैस में तेजी ज्यादा बनते हुए देखेंगे एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल। तो इस पे आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ से ये रिवर्सल आ जाता है तो क्रूड में गिरावट और नेचुरल गैस में ज्यादा तेजी बन सकती है। अगला रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रूड और कॉपर रेशियो है। आप देख सकते हैं प्राइसेस इचिमिको क्लाउड पे सपोर्ट ले रहा है। कहीं पे भी अगर प्राइस में गिरावट आया, रेशियो में गिरावट आई, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है तो रेशियो में बड़ी गिरावट आ सकती है। इचिमिको क्लाउड भी ग्रीन से रेड होने के लिए तैयार हो रखा है। इसका मतलब क्रूड में बड़ी गिरावट आ सकती है। अगर क्रूड में गिरावट आया तो कॉपर तेज रहेगा। तो पिछले 2 सेशन में हमने देखा कि कॉपर को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ आरएसआई 52 के नीचे जाने के लिए तैयार है। देन वॉलिटिलिटी अभी तो स्टेबल है, बट बड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। नेगेटिव साइड वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है और एसटीसी भी नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब ये रेशियो को बेच के चलिए, मतलब क्रूड बेचना है, कॉपर लेना है। अगले रेशियो की बात करें तो ये है कॉपर जिंक रेशियो। कॉपर जिंक रेशियो में मार्च महीने से ही हमने एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। 3.2 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस ने नेगेटिव क्रॉसओवर इचिमिको के अंदर कर चुका है। नो डाउट 50 मूविंग एवरेज और इचिमिको क्लाउड का सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट ये रेशियो में अभी भी गिरावट दिखा रहा है। रेशियो में गिरावट का मतलब है कॉपर के मुकाबले जिंक में तेजी। और आप देख रहे हो कि जिंक बार बार में 220 के लेवल पे जाकर रुक जाता है। तो कहीं पे भी अगर ये रेशियो में फर्दर गिरावट रहती है, क्योंकि आप देखिए
RSI नेगेटिव है, वॉलेटिलिटी बनी हुई है, वर्टेक्स और एचटीसी भी नेगेटिव है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कॉपर के मुकाबले जिंक में ज्यादा तेजी रह सकती है। और ऑलरेडी हमने देखा कि कॉपर में गिरावट या हम बोल सकते कंसोलिडेशन है, बट जिंक में कंसोलिडेशन के बाद भी 220, 221, 222 तक जाने की पूरी कोशिश करता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि कॉपर के मुकाबले जिंक में ज्यादा तेजी बन सकती है। नेक्स्ट है कॉपर निकल रेशियो। कॉपर निकल रेशियो में हमने देखा मार्च महीने में एक बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी, और ये तेजी के बाद अब ये नीचे आने के लिए तैयार है। आरएसआई की बात करें तो 80 का लेवल ओवरबॉट जाने के बाद मार्केट अब नीचे आ रहा है। 48 के नीचे अगर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं एक बेरिश टोन सेट होगा। वही वॉलेटिलिटी भी कंटिन्यू बनी हुई है, क्रॉसओवर हो चुका है वर्टेक्स और एचटीसी का, जो नेगेटिव बता रहा है। मतलब इस रेशियो में गिरावट है, और ये रेशियो भी क्या दिखाता है, कॉपर के मुकाबले निकल में आप ध्यान रखिए। इन शॉर्ट अगर मैं तीनों कमोडिटी को मेल रखूं तो हमें समझ में आता है कि कॉपर से ज्यादा अगर आपको बेस मेटल में तेजी लग रही है तो आपको जिंक और निकल में ध्यान रखना चाहिए। जिंक और निकल आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है कॉपर के एवज। क्लियर? तो ये रेशियो में गिरावट दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कॉपर के मुकाबले निकल, कॉपर जिंक के मुकाबले जिंक। तो जिंक और निकल का रेशियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्ट मुझे जिंक में बाय करना चाहिए कि निकल में। बट ये रेशियो से हमको ये समझ में आया कॉपर में ज्यादा बाय मत कीजिए, कॉपर के मुकाबले आप जिंक और निकल पे ध्यान रखिए। वहीं अगर हम कॉपर लेड रेशियो की बात करें, अब ये क्या दिखाता है, मार्च महीने में इनिशियली तो तेजी थी, बट हाफ ऑफ द मार्च के बाद ये गिरावट लेना चालू कर चुका है और नेगेटिव क्रॉसओवर दे चुका है। प्राइसेस को 50 डे मूविंग एवरेज का और इचिमिको का थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, बट आरएसआई नेगेटिव में निकल चुकी है। साथ में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है, वर्टेक्स और एचटीसी दोनों ही नेगेटिव दिखा रहे, मतलब ये रेशियो में गिरावट। तो अगेन कॉपर लेड रेशियो में कॉपर के मुकाबले लेड ज्यादा मजबूत दिख रहा है। तो कहीं पे भी अगर आपको बेस मेटल में तेजी लेके काम करना है तो कॉपर को छोड़िए, जिंक, निकल और लेड पे आप ध्यान रखिए। ये आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिटर्न दे सकता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो यही है कि आपको ये पता रहे मेरे को बेस मेटल में बाय करना है, बट कौन सा बेस मेटल बाय करना है। आप फंडामेंटल ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको ये फंडामेंटल मिलेंगे कि जिंक, निकल और लेड ज्यादा तेज दिखाएंगे कॉपर के मुकाबले। तो ये एनालिसिस से हमें यही पता चलता है कि कौन सी कमोडिटी को लेके चलना चाहिए या कौन सी कमोडिटी को बेच के चलना चाहिए। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं, अगर बेस मेटल में कोई भी मंदी का कारण बनेगा तो उसमें कॉपर को पहले बेचिए, कॉपर ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा एज कंपेयर टू एनी अदर कमोडिटी। अगर हम कॉपर एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें भी हमने देखा कि मार्च से पहले पहले तेजी थी, और मार्च में एंटर होने के बाद रेशियो में कंटिन्यू फॉल आ रहा है। मतलब तेजी करनी है तो एल्यूमिनियम में कीजिए, मंदी करनी है तो कॉपर में कीजिए। और ये रेशियो में इचिमिको क्लाउड के नीचे आ चुका है, और क्लाउड अभी जस्ट नेगेटिव स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक अप्रैल मंथ में एक बड़ी गिरावट इस रेशियो में देखने मिल जाएगी। मतलब एल्यूमिनियम में, क्योंकि देखो कॉपर में भी हमने देखा कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड के मुकाबले कॉपर स्ट्रांग दिखा रहा था। इसका मतलब है कि तेजी बनी तो एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, इनमें ज्यादा बड़ी, लेड, इनमें ज्यादा तेजी बनेगी कॉपर के मुकाबले। और वैसे भी हमने सोने, चांदी और क्रूड के मुकाबले कॉपर को तेज देखा है। तो मतलब पूरे बेस मेटल में अप्रैल महीने में बेतहाशा अच्छी तेजी बन सकती है, और इस तेजी में जो लीडर रहेंगे वो एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, लेड रहेंगे, कॉपर नहीं रहेगा। तो प्लीज ध्यान रखिए, कॉपर के मुकाबले प्लीज लुक फॉर एल्यूमिनियम, लेड एंड अदर कमोडिटी दैट कैन गिव यू बेटर रिटर्न। क्लियर? इंडिकेटर में भी आरएसआई नेगेटिव में जाने के लिए तैयार है, वॉलेटिलिटी अभी बनी हुई है, वर्टेक्स एंड एचटीसी दोनों ही रेड में है, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। अब हम आ जाते हैं गोल्ड वर्सेस निफ्टी। पिछले सेशन में हमने कहा था कि ये रेशियो अभी भी नेगेटिव दिखा रहा है, और सॉरी, मार्च मंथ में हमने देखा था इनिशियली ये नेगेटिव के बाद थोड़ा रिकवर किया है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत था कि पहले हमने निफ्टी में तेजी देखी और फिर गोल्ड में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी हमने। तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस धीरे धीरे, अब अगर 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ दिया तो आप समझ के चलिए ये रेशियो के हिसाब से गोल्ड में बड़ी तेजी बन जाएगी। अगर प्राइजेस ने 50 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा तो अगेन गोल्ड में दबाव और निफ्टी में तेजी। निफ्टी ऑलरेडी 15,000 का लेवल छू चुकी है, तो अगर 15,100 के ऊपर निकलता है तो पॉसिबल है 15,400 500 तक का लेवल निफ्टी दिखा दे। लेकिन उससे पहले अगर गोल्ड
1730-40 के ऊपर होल्ड कर गया तो गोल्ड में भी तेजी बन सकती है। तो ध्यान रखिए, मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन बन गया है और प्राइजेस लोअर लेवल से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रिबाउंड सक्सेसफुल हो जाता है तो आप मानिए मेरी बात कि गोल्ड बड़ा शूट अप कर सकता है निफ्टी के अगेंस्ट। तो इस पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि आरएसआई देखिए, पहले भी हमने आरएसआई को 50 के करीब जाते हुए देखा, फिर तोड़ दिया, अभी भी 50 के करीब ही है। तो मेक एंड ब्रेक है अगले एक हफ्ते के अंदर। अगर आरएसआई गोल्ड निफ्टी रेशियो का अगर पॉजिटिव आ जाता है तो एक बड़ी तेजी गोल्ड में आती हुई दिखाई देगी। तो अगला हफ्ता गोल्ड में अगर मोमेंटम आ गया तो बड़ी तेजी मिल जाएगी, या निफ्टी 15,100 नहीं तोड़ पाया और 14,800 के नीचे आ गया तो बड़ी गिरावट भी आ जाएगी। तो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है निफ्टी एंड गोल्ड के लिए। वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएगी। ट्रेंड एज ऑफ नाउ वर्टेक्स और एचटीसी पॉजिटिव दिखा रहा है, जो गोल्ड के फेवर में जाता है निफ्टी के अगेंस्ट। तो ध्यान रख के काम कीजिए। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का कंपैरिजन करें तो पिछले महीने भी हमने क्लियरली बताया था कि ये रेशियो पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी बैंक निफ्टी को, और ऐसा ही हुआ कि हमने निफ्टी को बढ़ते हुए देखा बैंक निफ्टी के मुकाबले। और अब ये प्राइजेस क्लाउड के ऊपर आ चुका है, आरएसआई पॉजिटिव है, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो सकती है आगे जाकर, लेकिन वर्टेक्स और एचटीसी भी पॉजिटिव में है। इचिमिको क्लाउड के ऊपर आने की वजह से हमें लगता है कि ये महीने में भी अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो आप समझ के चलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट बढ़ेगी एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी शुड आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी। तो इस पे भी आप ध्यान रख के काम कीजिए। अगर हम निफ्टी को एमसीएक्स के बुलडेक्स से कंपेयर करें तो ये सिनेरियो पॉजिटिव जरूर दिखा रहा है, बट डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। अगर प्राइजेस में डबल टॉप बन के करेक्शन आता है तो हम निफ्टी में गिरावट देख सकते हैं। अदरवाइज एज ऑफ नाउ निफ्टी बुलडेक्स के अंदर हम एक पॉजिटिव कोरिलेशन अभी भी दिख रहा है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है यहाँ पे, बट अगर हम एसटीसी की बात करें और वॉर्टेक्स की बात करें, ये नेगेटिव में आ चुका है। तो थोड़ा मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है निफ्टी गोल्ड एमसीएक्स बुलडेक्स के लिए। वहीं एमसीएक्स बुलडेक्स और मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो रेशियो में अभी भी गिरावट ही है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, क्लाउड के नीचे है। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो मतलब मतलब बुलियन आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, क्योंकि मार्च महीने में ऑलरेडी लो लगाने के बाद रेशियो अब रिकवर कर रहा है। आप देखिए एचटीसी ग्रीन में है, साथ में वर्टेक्स ग्रीन में है, वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्राइजेस ने 50 डे मूविंग एवरेज का इंडेक्स ने रेशियो ने 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच कर दिया तो ही हम तेजी देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेकआउट आता है तो ही बुलडेक्स में तेजी है, अदरवाइज मेटल्स ज्यादा तेज रहेंगे गोल्ड के बुलियन के मुकाबले। इस पे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट विल मूव टू एग्री। एग्री के अंदर मस्टर्ड एंड सोयाबीन। मस्टर्ड सोयाबीन के रेशियो चार्ट की बात करें तो ये वीकली बेस का चार्ट है, जो करीबन 2015 के लो पे टच कर चुका है। मतलब मस्टर्ड सोयाबीन से सस्ता हो रखा है, ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए। और जिस ढंग से डिस्काउंट जो दिखा रहा है 300 के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेशियो में बाउंस आ सकता है, क्योंकि आरएसआई 30 पे आ चुकी है, वर्टेक्स भी नेगेटिव में ही है बट एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, एचटीसी भी एज ऑफ नाउ नेगेटिव है। बट ये वीकली चार्ट है तो इसको अगले 2-3 वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन होने के बाद कभी भी बड़ा जंप आ जाएगा। अगर ये रेशियो में जंप आएगा इसका मतलब या तो मस्टर्ड के अंदर तेजी आ जाए या सोयाबीन में गिरावट आ जाए, दो में से एक चीज हो सकती है। पिछले महीने में हमने मस्टर्ड में 3-3.25% की तेजी देखी, जबकि सोयाबीन में 16% की तेजी देखी है। तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल के चांसेस है, और रिवर्सल होगा तो मस्टर्ड में बड़ी तेजी और सोयाबीन में एक प्रॉफिट बुकिंग। तो मस्टर्ड में तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं दिख रही क्रॉप को देखते हुए, लेकिन अगर सोयाबीन में गिरावट आएगी तो बड़ी आ सकती है, जो संकेत देता है कॉशियसनेस का। तो ये रेशियो में आप ध्यान रख के काम कीजिए। वहीं सोयाबीन सोया ऑयल की बात करें तो ये रेशियो ऊपर जा रहा है। मतलब अगर गिरावट बढ़ा तो सोया तेल मुख्य कारण रहेगा गिरावट का, क्योंकि ये रेशियो से क्या मालूम पड़ता है कि सोयाबीन तेज रहेगा सोया ऑयल के मुकाबले। तो मतलब जो मंदी अगर इनकेस आती है तो लीडर जो रहेगा वो लीडर सोया ऑयल। मतलब आपको न्यूज ध्यान रखनी है, ऐसी न्यूज आएगी जो सोया ऑयल को ज्यादा दबाएगी, और सोया ऑयल की गिरावट के चलते सोयाबीन में भी गिरावट बन सकती है। तो इस पे आप ध्यान रखिए, रेशियो तेजी का दिखा रहा है, मतलब सोया ऑयल के मुकाबले सोयाबीन तेज रहेगा। वहीं सोया ऑयल और पाम ऑयल की अगर बात करें तो ये दिखा रहा है रिवर्सल का मोमेंटम। रिवर्सल मतलब सोया ऑयल ज्यादा तेज रहेगा,
पाम ऑयल के मुकाबले। मतलब अगर मंदी आई तो पहले हम सोया ऑयल देख रहे थे, अब पाम ऑयल की बात करेंगे। तो अगर मंदी आई तो पाम ऑयल का ट्रिगर रहेगा मंदी के लिए, क्योंकि ये रेशियो में तेजी दिखा रहा है जो सोया ऑयल को पाम ऑयल के मुकाबले तेज रखेगा। तो इनके कोई भी मंदी आएगी तो आपको पाम ऑयल पे ध्यान रखना है। अगर पाम ऑयल की गिरावट आएगी तो उसको देखते हुए सोया रिफाइन हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे सोया हो, सभी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये रेशियो यही चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे सोया ऑयल तेज दिखा रहा है एज कम्पेयर टू पाम ऑयल। और ये रेशियो आप देखिए, इससे पहले 2020 में भी हमने ये लो लगते हुए देखा, जो 1000 करीबन 10,000 सॉरी 1.09 का लेवल था, और यहाँ से खींचकर 1.21 तक चले गया था। और ये रिवर्सल कंटिन्यू रह सकता है, मतलब सोया तेल के मुकाबले पाम ऑयल थोड़ा कमजोर रहेगा। वहीं गवार सीड गवार गम का रेशियो फ्लैट है, कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही, तो वेट एंड वॉच रखेंगे। नाउ लास्ट हमारा आ जाता है कॉटन कॉम्प्लेक्स। कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी रेशियो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव ही दिखा रहा है, जो कॉटन को ज्यादा तेज दिखा रहा है कपास के मुकाबले। तो कॉटन में अभी भी तेजी बनी हुई है कपास के मुकाबले। वही कॉटन कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे रेशियो ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। रेशियो ड्रॉप होने का मतलब है कॉटन के मुकाबले कॉटन सीड ऑयल के ज्यादा तेजी कर सकता है। तो इस पे आप ध्यान रखना कि कॉटन के मुकाबले कॉटन सीड ऑयल के ज्यादा तेजी का संकेत दे रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक और कपास के अंदर भी कॉटन सीड ऑयल केक में ज्यादा तेजी मिल सकती है। इसका मतलब है कॉटन हो चाहे कॉटन सीड ऑयल केक हो, आपको ध्यान देना है कॉटन सीड ऑयल केक जो ज्यादा तेजी दिखा सकता है। नाउ अगर हम इसको सम अप करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो, सिल्वर सॉरी गोल्ड क्रूड रेशियो और गोल्ड कॉपर रेशियो, सभी जगह हमने देखा कि गोल्ड ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू सिल्वर, लेकिन वीक अगेंस्ट क्रूड एंड कॉपर। मतलब क्रूड एंड कॉपर के मुकाबले गोल्ड ज्यादा तेज नहीं, और हमने देखा पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कॉपर को छोड़कर बाकी कमोडिटी चल रही है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक पॉजिटिवनेस दिखाएगा, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान रख के काम कीजिए। रिवर्सल का साइन अप्रैल मंथ में ही मिलेगा। वहीं सिल्वर क्रूड सिल्वर कॉपर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर कमजोर दिखाई जा रही है अभी तक। अगर कुछ ब्रेकआउट आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज अभी तक सिल्वर अंडर परफॉर्मिंग दिखा रहा है क्रूड और कॉपर में। बट पिछले 2 सेशन में जो हमने पुल बैक देखा है, ये मे बी एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन दे सकता है। वहीं क्रूड एनजी और क्रूड कॉपर की रेशियो की बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्रूड में गिरावट रह सकती है अदर कमोडिटी के मुकाबले, और नेचुरल गैस लिटरली ये लेवल से काफी स्ट्रांग भी दिख रहा है, क्योंकि सीजनैलिटी में भी हमने देखा है, प्लस रेशियो में भी हम देख रहे हैं। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने देखा कि तेजी तो दिखाई दे रही है, बट तेजी कॉपर में ज्यादा नहीं रहेगी। निकल, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, इनमें तेजी ज्यादा बन सकती है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम आएंगे जहाँ पे गोल्ड निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी भी तेज दिखा रहा है, बट अगर गोल्ड में रिवर्सल आ गया, की लेवल्स को तोड़ दिया, तो ये रेशियो में बड़ा फॉल दिखा सकता है। और अगर फॉल आए चाहे तेजी है, निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी बैंक निफ्टी के मुकाबले। जैसे पिछले महीने भी हमने कहा था कि निफ्टी ज्यादा परफॉर्म करेगी बैंक निफ्टी के मुकाबले, वैसा ही मोमेंटम हमने मार्च महीने में आते हुए देखा है, और अप्रैल में भी ऐसा ही मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। वहीं निफ्टी बुलियन डेस्क की बात करें तो निफ्टी अभी भी स्ट्रांग दिखा रहा है, बट रिवर्सल के संकेत पे ध्यान रखिए। एमसीएक्स बुलडेक्स मेटल इंडेक्स के अंदर अभी भी हम देखें तो बुलडेक्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता चाहिए। सोयाबीन मस्टर्ड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है, जहां पे हमें लगता है कि सोयाबीन को बेच के मस्टर्ड को लेके चलना चाहिए। वहीं सोयाबीन रिफाइंड सोया के हिसाब से सोयाबीन अभी तक तो तेज है, बट कभी भी बड़ा रिवर्सल ले सकता है। और वैसे ही पाम ऑयल ज्यादा तेज लग रहा है एज कम्पेयर टू आरएसओ। इनिशियली अभी रिफाइंड सोया दिखेगा, बट साइन ऑफ रिवर्सल दिखाई दे रहा है। गवार सीड गवार का एज ऑफ नाउ वीक ही दिखा रहा है, रेशियो फ्लैट दिखा रहा है। और कॉटन कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमें लगता है कॉटन सीड ऑयल केक ज्यादा तेजी दिखा सकता है। इसी के साथ मैं ये सेशन मेरा एंड करता हूं। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे या अपने आप को अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नाउ आई विल रिक्वेस्ट, अगर कुछ क्वेरीज है
तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं वन बाय वन। राजेंद्र यादव जी का कोई सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हैंड को लोअर कर सकते हैं। Okay, sir, as you said, जीरा can go up to 17. Please give me the time. सर देखिए, जीरे की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ मार्केट में अराइवल प्रेशर बना हुआ है जो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे दबाव ला रहा है। बट अगर हम लोग इसको जून तक की बात करें, जून जुलाई तक की, तो मुझे लगता है प्राइसेस आराम से, क्योंकि देखिए पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, क्योंकि इस बार उतारा में भी कमजोरी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगर जून जुलाई तक की बात करें तो प्राइजेस 17 17.5, क्योंकि इन्वेस्टर भी इसके अंदर धीरे धीरे अब मोमेंटम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। ओवरऑल मसालों के अंदर तेजी का रुख रहेगा। धन्यवाद कोमल जी। ओके, यूट्यूब से हमको यूट्यूब लाइव से हमारा नेक्स्ट सवाल है, सर जी सीपीओ रिफाइंड सोया में बाइंग करना चाहिए, प्लीज एडवाइस। देखिए मोमिन जी, अगर हम पूरे एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो रैली काफी बड़ी कर चुका है और ऑलरेडी हमने देखा है कि ज्यादा करके सीजनैलिटी भी देखे तो ठीक है, पॉजिटिव दिखा रहा है, बट ये भाव पे कोई भी स्टॉक करने से डर रहा है, तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए। फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा, बट जैसे हम अदर फैक्टर्स देख रहे हैं तो अप्रैल के बाद मार्केट में गिरावट रह सकती है, तो लोअर इन्वेंट्री के साथ हैज करते हुए चलिए। एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज जब तक नहीं आता बेच के काम मत कीजिए, ठीक है। 30-40 रुपया 50 रुपया तो अब तो ऐसा हो चुका है पाम ऑयल के अंदर जो बार बार में तेजी मंदी कर रहा है, बट इन ऑल जो चार्टिकली अगर हम बात करें तो थोड़ा भी पुल बैक आता है, लेके चलिए। अपसाइड में 1200 तक के लेवल पाम ऑयल में दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेशन इज ओपन फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम ये सेशन एंड कर सकते हैं। लिंक हमने दिया हुआ है चैट विंडो पे, इनकेस अगर आपको कहीं पे भी अगर कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब लाइव से रोहित जी का सवाल है, सोयाबीन का 1 मंथ का टारगेट। रोहित जी, अगर हाँ हम सर। ऑलरेडी देखें तो प्राइजेस 6200 तक का लेवल में टच करते हुए देख चुके हैं। टेक्निकली ओवरबॉट है, बट जिस ढंग से यूएस चाइना के बीच में कंटिन्यू बाइंग चल रही है और वेदर कंडीशन इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा कंसर्न दिखा रहा था, ये कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग था। टेक्निकली अगर हम बात करें तो जब तक प्राइसेस 5800 के ऊपर बना हुआ है, मे बी अपसाइड में 6400 का लेवल दिखा दे, बट उसके बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज पैरिटी भी नहीं बैठेगी ये